नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसमें से 4 दिए हैं ए बी सी। तो अब हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड विलयन में से सोडियम को कॉपर धातु विस्थापित कर देगा कि नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों में। तो इस प्रश्न को समझने से पहले हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझना होगा। अब देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी है और सबसे सक्रिय धातु जो इस श्रेणी में दिया है पोटेशियम है और सबसे कम क्या है? गोल्ड है। अब इसमें इसी क्रम में घटते हुए क्रम में है, तो सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम मैग्नीशियम, इसी क्रम में ये है। अब देखिए यहाँ है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, और कॉपर कहाँ है इस श्रेणी में? नीचे है। तो सोडियम क्या है? कॉपर से अधिक सक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है। तो सोडियम विलयन से कॉपर धातु सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पर। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है और एल्युमिनियम कम है। तो यहाँ भी मैग्नीशियम क्लोराइड से एल्युमिनियम धातु मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार देखिए फेरस सल्फेट। तो फेरस यहाँ है, सिल्वर धातु नीचे है। तो फेरस अधिक क्रियाशील है, अधिक सक्रिय है। तो इसमें से फेरस सल्फेट विलयन से सिल्वर धातु आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। अब देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु। तो सिल्वर यहाँ पर है, कम सक्रिय है, और कॉपर धातु, कॉपर कहाँ पर है? कॉपर यहाँ है। तो कॉपर अधिक सक्रिय है। तो इस कारण अधिक सक्रियता के कारण सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कॉपर धातु जो है सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला है ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर की सभी। फ्राइंग पैन एक कढ़ाई होती है जिसमें अंडा उंडा बनाया जाता है, फ्राई सब्जियों को फ्राई किया जाता है। तो करा जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर। यदि हम ग्रीज लगाएंगे तो खाने में चला जाएगा और जो नुकसानदेह होता है। पेंट लगाकर, भाई पेंट लगाएंगे तो वो क्या होगा? पेंट छोड़ देगा जब उष्मा बढ़ेगी उसकी। तो जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की उस पर परत चढ़ा देते हैं जिससे लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। अब अगला देखिए इसी में तीसरा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्या करता है? संयोग करता है और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ चूना यानी कली चूना होता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन यह क्या है? जल में विलेय होता है। जल में क्या होता है? विलेय होता है, और जल में विलेय होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर क्या है? कैल्शियम। चौथा प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो इसका उत्तर है सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ए, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं?
बी, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर। ए, पहले क्या करेंगे, जो उपकरण दिए गए हैं उसमें से हथौड़ा लेंगे और दिए गए नमूनों को पीटेंगे। जो नमूने दिए गए हैं धातुएं अधातुओं की, उनको हम क्या करेंगे, पीटेंगे। यदि नमूना पीटने पर चादर का रूप लेता है, यदि नमूना पीटने पर चादर का रूप लेता है तो वह नमूना धातु होगा। वह नमूना क्या होगा, धातु होगा। यदि नमूना पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है, यदि नमूना पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है तो वह नमूना अधातु होगा। पहले तो ये करेंगे। अब देखिए ए का ही दूसरा पार्ट, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को। अब भाई यहाँ उपकरण दिए गए हैं हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच। तो हथौड़े के लिए ये है और इन सब के लिए एक है। बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को लेकर चित्र के अनुसार एक परिपथ, एक क्या करेंगे, परिपथ बनाएंगे। अब दिए गए नमूनों को परिपथ में जोड़कर स्विच को ऑन करेंगे, जोड़कर स्विच को ऑन करेंगे। यदि बल्ब जल जाता है तो नमूना धातु होगा, यदि बल्ब नहीं जलता है तो नमूना अधातु होगा। अब करेंगे क्या, ये जो बैटरी है, बल्ब है, तार है, स्विच है, सब दिया गया है, इसको एक परिपथ बनाएंगे। जैसे यहाँ बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और यहाँ पर क्लिप लगा हुआ है। करेंगे क्या, जो नमूने दिए गए हैं इसको एक क्लिप में जोड़ेंगे। यदि स्विच को ऑन कर देंगे, यदि बल्ब जलने लगता है तो दिया गया नमूना क्या होगा, धातु होगा। यदि बल्ब नहीं जलता है, यहाँ पर लगाएं नमूने को, बल्ब नहीं जल रहा है तो वह नमूना जो होगा वो क्या होगा, अधातु होगा। अब देखिए इसी का बी प्रश्न है, धातुओं और धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। धातुओं एवं धातुओं में विभेदन, विभेदन माने अंतर के लिए दोनों परीक्षण बहुत उपयोगी तथा सरल है। जो दोनों परीक्षण है, हथौड़े वाला और ये बैटरी, बल्ब, तार का जो परिपथ बनाया गया है, उपयोगी तथा सरल है, क्योंकि दोनों परीक्षण धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों पर आधारित है। ये दोनों जो परीक्षण है धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों पर आधारित है और आसान है, कम खर्च में होगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो देखिए उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी हैं। ये दोनों अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रश्न का उत्तर धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी है और हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ है। इसके ऊपर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है और इसके नीचे जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, कम क्रियाशील है। मान लेते हैं हम तनु HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेते हैं, एक नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तनु नाइट्रिक एसिड लेते हैं। अब होगा क्या, ये धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं यदि तनु नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेंगी तो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगी।
और इसके नीचे की जो धातुएं हैं इससे क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो आप इसमें से दो ले सकते हैं, पोटेशियम सोडियम ले लीजिए, नीचे से कॉपर मरकरी या गोल्ड सिल्वर ले लीजिए। तो दो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट किसे बनाएंगे? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो प्रश्न में है आप एनोड किसका बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे, आप विद्युत अपघट किसे बनाएंगे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु यानी अशुद्ध धातु यम, जो यम का अशुद्ध धातु होगा उसका एनोड धनोद, शुद्ध धातु यम का कैथोड, जो उसकी शुद्ध धातु होगी यम की उसका कैथोड ऋणोद, तथा यम धातु के अम्लीकृत लवण के विलयन को, तथा यम धातु को जो अम्लीकृत लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य बनाएंगे। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। बी, ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये है सल्फर। प्रत्यूष ने सल्फर का चूर्ण लिया और उसे बर्नर से गर्म किया और एक उल्टा परख नली लगाए, जिसमें यदि हम सल्फर को गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ कह रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी? गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, तो सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होती है। सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होती है। आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो आर्द्र नीले लिटमस पत्र पर ये जो गैस होगी सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करके उसे लाल कर देगी। ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो पहले देखिए ए का उत्तर आप लिख सकते हैं ऐसे, सूखे लिटमस पत्र पर गैस की कोई क्रिया नहीं होगी, यानी SO2 की कोई क्रिया नहीं होगी। आर्द्र नीले लिटमस पत्र पर क्रिया करके उसे लाल कर देगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, और यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आर्द्र नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अब लिखा है कि ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए बी का उत्तर, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ते हुई रासायनिक संतुलित रासायनिक अपक्रिया का समीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके। पहला है यशद लेपन, यशद लेपन। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इस कारण लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। यशद लेपन में क्या होता है? लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर जिंक जस्ते की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, और इस कारण लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा है पेंट करके, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके उसे जंग से बचाया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर यदि हम पेंट कर देते हैं तो उसका जंग से बचाव हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कौन सी ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड
अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न। प्रश्न 12, कारण बताइए। पहला ए, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका कारण उत्तर, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं कम क्रियाशील एवं कम संक्षारित होती हैं और साथ ही साथ चमकदार भी होती हैं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और इनका संक्षारण कम होता है और साथ ही साथ ये जो धातुएं हैं चमकदार भी होती हैं। अब अगला प्रश्न बी, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो देखिए इसका कारण, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं। क्योंकि ये धातुएं क्या होती हैं, बहुत क्रियाशील होती हैं तथा खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती हैं। यदि इनको खुले में रख दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेती हैं। अब देखिए सी, एल्युमिनियम अत्यंत अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए पहला कारण है कि ये ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा की, जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका संक्षारण नहीं के बराबर होता है और इनका जो संक्षारण होता है, संक्षारण नहीं होता है, इस कारण इनका उपयोग खाना बनाने के नहीं होता है। अब इसी में डी है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आप, उत्तर, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि धातुओं को उसके ऑक्साइड से निष्कर्षण करना सरल होता है। यानी निष्कर्षण प्रक्रम में, पृथक करने के प्रक्रम में, कार्बोनेट निकालने के प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि धातुओं को उसके ऑक्साइड से निष्कर्षण करना, अलग करना, पृथक करना आसान होता है, सरल होता है। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली की रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की एक हरे रंग की परत बना लेता है जो तांबे के बर्तन को मलिन कर देता है। जब नींबू या इमली के रस से बर्तन को साफ करते हैं तो इसमें उपस्थित अम्ल क्षारक यानी कॉपर कार्बोनेट को उदासीन कर देता है जिससे बर्तन साफ हो जाता है। कहने का अर्थ है जो तांबा होता है या कॉपर के बर्तन होते हैं, नमी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हो उससे क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की एक हरे रंग की परत बना लेते हैं जो तांबे के बर्तन को मलिन कर देता है। जब नींबू या इमली के रस से बर्तन को साफ करते तो इसमें उपस्थित अम्ल, और ये जो अम्ल होता है नींबू और इमली में, और ये कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, क्षारक होता है, इससे क्रिया करके उसे उदासीन कर देगा और जिससे बर्तन साफ हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो देखिए रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद अर्थात अंतर। धातु अधातु, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब अगला अंतर, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जो धातुएं होती हैं वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखती है। और धातुएं क्या होती, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगला अंतर है, कुछ धातुएं
अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसी में देखिए अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती, अर्थात हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अब अंतिम अंतर देखिए, धातुएं अपचायक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? अपचायक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाली होती हैं। अधातुएं आक्सीकारक होती हैं, यानी अधातुएं जो होती है आक्सीकारक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 15। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो वह विलयन जो है वह क्या है? अम्लीय है। ये लिखा है ना, क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो वह विलयन जो है प्रबल अम्लीय है। क्या है? प्रबल अम्लीय है, जिसका नाम है एक्वा रेजिया। और इसमें होता क्या? 3 संबंध 1 के अनुपात में यदि हम HCl सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 सांद्र, दोनों का अनुपात 3 अनुपात में है, 1 अनुपात में है, और दोनों क्या होना चाहिए? सांद्र। यदि मिला देंगे तो एक्वा रेजिया बनेगा, जो सोने के आभूषण को गला देता है। तो यह प्रबल अम्लीय होता है। कब? जब इन दोनों को 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाया जाता है, और ये दोनों क्या होंगे? सांद्र, जिसका नाम है एक्वा रेजिया। अब देखिए अंतिम प्रश्न, सारी ये H है, HNO3। अब देखिए प्रश्न 16। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। होता क्या है? गर्म जल जो होता है वो लोहे के साथ क्रिया कर लेता है, और इस कारण उसका संक्षारण बहुत तेज़ी से होता है, जबकि गर्म जल तांबे के साथ क्रिया नहीं कर पाता है, और इस कारण इसका संक्षारण नहीं होता है। नमस्कार।